हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल एएमपीसी पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात अगर हम लोग करें तो बच्चों एक रिलेशन पढ़ा हम लोगों ने चार चीजों के बीच में, फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल और एनर्जी। वो टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट था। आपस में उनकी खिचड़ी पक रही थी, जो हमने देखा कैसी थी, है ना। तो वो खिचड़ी जो भी थी हम लोगों ने देखी। इसके बाद अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक आता है, वो है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ एनसीईआरटी चैप्टर 1 का टॉपिक है। ये डायपोल के बाद हमें पढ़ना चाहिए था, फील्ड के बाद पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा प्रेफरेंस देके पहले वो पढ़े थे। तो इट्स अप टू यू। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का एग्जाम जितने भी बच्चे देंगे, जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ आपको काफी चीजों का बेसिक समझा देता है। अब अगर मैं यहां पर बेसिक की बात करूं बच्चों, तो बेसिक की शुरुआत करने से पहले या गॉस लॉ की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी मैथ्स की चीजें डिस्कस कर लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बिना मैथ्स को जाने हम लोग ज्यादातर चीजें समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिजिक्स में इतनी ज्यादा मैथ्स क्यों लाते हैं या इन सबको बीच में क्यों जबरदस्ती घुसाई जाती है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। साइंस को पढ़ने का एक रूल होता है और उस रूल में हमें मैथमेटिकल तरीके से इसको एक्सप्लेन करना, रीजनिंग देना, वो ज्यादा जरूरी होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरा 11th का वीडियो एक बार देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस करा है। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विदाउट डूइंग कैलकुलेशन हम लोग किसी चीज में कोई भी एक्सपेरिमेंट करके श्योर नहीं हो सकते कि वो ऐसा ही होगा। गॉस थ्योरम में जो चीजें हैं वो किस तरीके से हम लोग या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे, पढ़ेंगे, उन सब के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए तो ये जरूरी है ही, लेकिन पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बच्चों बहुत सारी चीजें अब मैथ्स में आप लोगों को नहीं डिस्कस करी जाती, और मेरे ख्याल से ये आपके उसमें नहीं होगा सिलेबस में अब, तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमारी हेडिंग है एरिया, फिजिकल क्वांटिटी। तो एरिया के लिए आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आंसर है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आप लोग सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेड्थ कहोगे बच्चों, तो ये मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ये इनकरेक्ट है, बिकॉज एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगेन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्केलर एक वेक्टर। हालांकि होते और भी थे, टेंसर भी थे, लेकिन मैं स्केलर और वेक्टर की बात करूं तो बच्चों एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन जरूर होगी। तो अगर मैं एरिया वेक्टर को यहां से ए लिख दूं तो ये L इंटू बी कहना बिल्कुल गलत होगा। तो व्हाट इज दिस A? इट इज L क्रॉस B। L क्रॉस B। अच्छा, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगेन नॉट पाई आर स्क्वायर, इट इज पाई आर क्रॉस बाई इट्स परपेंडिकुलर अनदर रेडियस r। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर रेडियस लगे जाते हैं इसमें। अब अगर मैं आपको यहां से इसको रिलेट करूं तो देखते हैं एक बार, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का डस्टर है और है तो ये क्यूबॉइड, लेकिन मैं रेक्टेंगल एक सिर्फ सरफेस की बात करूं तो रेक्टेंगल हो गया। तो बच्चों इसमें ये जो पेंसिल है मेरी, ये पेंसिल हो गई लेंथ, और ये जो पेंसिल को मैं लेंथ कह रहा हूं, आप लोग ना, और हमेशा देखो फिजिक्स ना, हम हमेशा इस तरीके से जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आपको फिजिक्स जरूर टफ लगेगी। ठीक, आप लोग उस तरीके से भी आप देख सकते हो कि हमें पढ़ना तो गॉस लॉ है, लेकिन सर एरिया क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज कल को कोई भयंकर सवाल आ जाएगा ना, तो फिर वो चीजें आप मतलब वहां आपको लगेगा कि हम लोग कैसे इसको कवर करें। सो ऑन दैट, ओके बच्चों, तो हम लोग यहां से बात कर रहे थे एरिया की
तो एरिया में ये लेंथ हो गया, और लेंथ को आपको ऐसे सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना सोचे हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, सॉरी। हाँ, तो यहां से ये हमारी लेंथ हो गई। लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होगी जहां पेंसिल की टिप है, और ये ब्रेड्थ हो गई जहां पर कील की टिप है। तो बच्चों क्रॉस का मतलब क्या होता है? लेंथ की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर रख के ब्रेड्थ को ऐसे क्रॉस करा, तो लेंथ की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर रख के ब्रेड्थ की डायरेक्शन में क्रॉस करा, तो अंगूठा आ रहा है इस तरफ, अगर मैं ऐसे रखूं तो अंगूठा आ रहा है आपकी तरफ, तो इसका मतलब इसका बच्चों जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ये। समझ में आई बात? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? सो लेंथ क्रॉस बी, और आई कैन राइट इट इज एल बी ईटा कैप, वेयर ईटा कैप इज अ unit vector perpendicular to the plane of area perpendicular to the plane of area। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड अगेन 2D फिगर है, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया वेक्टर होगा जिसको मैं लेंथ, ये लेंथ या ये करूं यहां से यहां तक लेंथ और यहां से यहां तक ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके निकालूंगा, और इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर में ये। बट अभी आप लोग अपने मन में सोच रहे होंगे कि सर परपेंडिकुलर यही थोड़ी होगी, जरूरी थोड़ी यही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अच्छा कभी मैं इस तरीके से पेन रखूं ना बच्चों, तो आप समझो कि जिस डायरेक्शन में पेन का टिप है, मार्कर का टिप है, वो डायरेक्शन कहना चाह रहा हूं मैं। तो एक डायरेक्शन दीवार के पीछे भी तो होगी, है ना? तो दीवार के पीछे जिसमें अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां से दो डायरेक्शन। तो एरिया जब निकाला जाता है, और एरिया निकाला जाता है बच्चों 2D फिगर के लिए, एरिया निकाला जाता है 2D फिगर के लिए। तो बच्चों 2D फिगर का एरिया वेक्टर जो था, 2D फिगर का एरिया वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक? लेकिन अगर वो मेरी 3D फिगर हो जाए, अगर मैं वहां से बात करूं 3D फिगर की, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होती है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होती है। अब जरा मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं बच्चों। ये होगा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो बच्चों क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस हो गई। पहली सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा जहां मार्कर की टिप है, दूसरी सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, तीसरी सरफेस का इधर होगा, चौथी का इधर होगा, पांचवी का इधर मेरी तरफ होगा, और छठी का ऐसे नीचे की तरफ होगा। तो 6 सरफेसेस हो गई, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। अच्छा, ये अगर 2D फिगर थी तो क्या था? अंदर की तरफ भी हो सकता था। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी ईज के हिसाब से हम वो डायरेक्शन लेंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल। अगला एग्जांपल बच्चों, काइंड ऑफ ए सिलेंडर का अपर सरफेस थोड़ी सी कर्व है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिलेंडर। ये वाली साइड हो गई एरिया वेक्टर के लिए, तो इसकी सिर्फ बहुत सारी डायरेक्शन आ गई है। देखो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग आ रहा है। ऊपर ऐसे हो गया, तो ये यहां पर, ये कोई मतलब शार्प एजेस नहीं थी इसकी, है ना, क्यूबॉइड की तरह, तो कर्व एजेस थी। तो डायरेक्शन कभी ऐसे है फिर ऐसे है, तो किसी अलग ही थीटा एंगल पे चले गए इसकी डायरेक्शन। तो हर छोटे छोटे सेगमेंट का एरिया अलग होता गया। लेकिन एक चीज आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि दैट इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, अंदर नहीं होती। तो बच्चों ये चीज आप लोग जरूर नोट कर लो एरिया से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी चीजें आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलती, ये अभय सर ही बताते हैं, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो एरिया वेक्टर के बाद अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, which is called as which is electrostatic flux या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ स्टार्ट करना है। गॉस लॉ का मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, एरिया समझाया, अब फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एनी एरिया विच इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये लाइंस कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों, मैं चीजों को थोड़ा सा 3D में ले जाता हूं आज। आप लोगों को याद होगा, मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्जेस बनाए थे एक दिन, और यहां पर नेगेटिव चार्जेस बनाए थे, तो अभी तो खैर मिट गए। तो आप लोग ये मान करके चलो कि ये एक छोटा सा कमरा है जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप लोगों को क्लास दे रहा हूं। तो इस कमरे में मेरे दाईं तरफ एक दीवार है। तो बच्चों, दाईं तरफ मेरे एक दीवार है, ये पूरी की पूरी दीवार मान लो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से आप लोग ने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सोचो कि आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हो, ठीक है, फ्लक्स सोचना है। फ्लक्स क्या? अच्छा, इधर वाली दीवार देखी, ये पॉजिटिव है, इधर वाली दीवार देखी, ये नेगेटिव है? तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो गई। कैसे? ऐसे पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में ज़ूम, अगली भी नहीं ज़ूम, इस तरीके से बहुत सारी लाइन। तो बहुत सारी लाइन गई एक तरफ, ठीक है। अब इन लाइंस से रिलेटेड मैंने कहा एक रिंग सोचो। अब इस रिंग को अगर मैं ऐसे करके रख दूं तो कितनी लाइंस इसको पास करेंगी? वो इसका फ्लक्स है। अगर मैं इस रिंग को ऐसे रख दूं तो अब कितनी लाइन पास करेंगे? लाइन ऐसे जाती थी, एक भी नहीं, तो इसका फ्लक्स 0 है। ठीक, मैं बात करता हूं, मेरे हाथ में 2D फिगर है, 2D फिगर है, रिंग, सर्कुलर रिंग। अब इस 2D फिगर में अगर आप देखो तो ये इसका प्लेन हुआ, और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूं तो बच्चों, एरिया वेक्टर में एम्बिग्युइटी होती है 2D में, 2 डायरेक्शन होती है, 2 में से जो मेरे को अच्छी लगेगी मैं वो लूंगा। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली लेते हैं, ये तरीका है। आप लोग दूसरी भी मान सकते हो, माइनस का फर्क आएगा और कुछ नहीं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ब्लैक मार्कर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही थी। एरिया वेक्टर जो होगा इसका या तो ये होगा ब्लू मार्कर वाला, या तो इस तरफ होगा। तो या तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा, ये एरिया वेक्टर है, इधर या इधर। तो अगर मैं इधर मान लूं तो एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम सेम हो रही है। तो बताओ कितनी लाइन पास करी? जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का मतलब हुआ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है दैट इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज electric flux for a given area, electric flux for a given area held inside electric field is the measure of number of electric lines of force passing that area नॉर्मली। तो बच्चों, यहां पर नॉर्मली लाइन है, और जो नॉर्मल लाइंस पास हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा, ये फ्लक्स जो है ना, इसको आप ऐसे समझो, मैं अगर इस फ्लक्स को बताऊं तो मैं इसको ना कहीं वाटर एनालॉजी से एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन में आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, हाँ, टाइम लगेगा। तो मैंने क्या लिखा फ्लक्स के लिए? वाटर एनालॉजी। हाँ, एक्चुअल डेफिनेशन यही है बच्चों, विल डिस्कस लेटर, बट पहले वाटर एनालॉजी देखें। तो बच्चों, मैंने कहा कि मैं एक नदी, एक पहाड़ी क्षेत्र में हूं और वहां से नदी बह रही है।
तो अगर नदी बह रही है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्लो होने की। अब जो रिवर जो फ्लो कर रही है, नदी बह रही है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक डायरेक्शन में बिल्कुल जाए जा रहे हैं। मैंने कहा इस साइड पहाड़ ऊंचाई में था, इस साइड नीचे क्या कहते हैं पठार एरिया है, समतल एरिया है, तो नदी का पानी इस तरीके से बहेगा ऐसे करके। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मेरे इस रिंग को पास करते हुए जाएंगे। मैंने ऐसे करके अपनी रिंग रख दी। अब कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको पास कर रहे हैं बताओ? जितने वाटर के मॉलिक्यूल इसको पास करेंगे उसको मैं कहूंगा वाटर का फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, पानी का फ्लक्स। तो जितने मॉलिक्यूल पास कर रहे थे वो वाटर फ्लक्स था। अब उसी वाटर को मानो कि वाटर, अब पता है मैंने ऐसा क्यों बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बच्चों ये तो इमेजिनरी था, तो इमेजिनरी था तो इमेजिन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मैंने बोल दिया पानी मान लो है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं। आपने क्या करा? आपने उसमें रिंग रख दी। तो जब आपने ऐसे रखा तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल उसको कट करके जा रहे हैं, कुछ उधर से भी जा रहे हैं, कुछ इधर से भी जा रहे हैं। बट अगर आपने रिंग को ऐसे रख दिया बच्चों, पानी ऐसे फ्लो कर रहा था, तो सारे मॉलिक्यूल या तो ऐसे चले गए या तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे चले गए। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे थोड़ी आएगा, ठीक है? वो बस पानी है, पानी ने पी थोड़ी रखी है कि वो ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक, तो पानी का मॉलिक्यूल सीधा आएगा, पानी का मॉलिक्यूल ऐसे करके नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होने वाला। पानी का मॉलिक्यूल सीधा जाएगा, इधर से भी सीधा जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि इसका फ्लक्स इस तरीके से कितना आएगा, कितने वाटर के मॉलिक्यूल पास करेंगे, तो आंसर है सर 0। ठीक, तो इसीलिए जो नॉर्मल लाइन पास करेंगी ना उसको मैं गिनूंगा, और जो एरिया के ऐसे पास नहीं कर रही मैं उसको नहीं गिनूंगा। तो फ्लक्स है कितने वाटर के मॉलिक्यूल पास करे, तो बच्चों मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैंने बोला फॉर अ गिवन एरिया, फॉर अ गिवन एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फॉर अ गिवन एरिया। तो बच्चों फॉर का एफ कैपिटल, फॉर अ गिवन एरिया, फॉर अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी जरूरी है। जब फील्ड ही नहीं होगा तो बच्चों फ्लक्स तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो फील्ड ही नहीं है, मतलब अगर मुर्गी ही नहीं आई तो अंडा कौन देगा? करते हुए हाँ, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एरिया को रखा तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास हो रही है बताओ, मेजर, उसकी संख्या बताओ। जो संख्या है वो फ्लक्स है। ठीक, इसका अब मैं वेक्टर डायग्राम आपको दिखाता हूं। वेक्टर डायग्राम बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा बढ़िया सा है। तो वी आर यूजिंग दैट स्पेस। सी, ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसकी डायरेक्शन अब तक आप सब लोगों को रट गई होगी, क्योंकि सर ने यहां पॉजिटिव लिया था और अभय सर ने बोला था वाली साइड नेगेटिव है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी, है ना। अब एरिया वेक्टर देखना, बिकॉज ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला डायग्राम होता है। तो ये हुआ मेरा एरिया वेक्टर, यानी एक पन्ना, है ना। तो जस्ट एक पेज मैंने इस तरीके से ऐसे रखा। तो बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैं आपको ना ब्लैक से ही शो कर देता हूं, ऐसे ईटा कैप होगा। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद इट इज डिफाइंड एज, यहां से फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। आप लोग चाहो तो ई लगा सकते हो, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप लोग चाहो तो यहां से ई लगा सकते हो। इसके बाद फाई ई इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रही है। तो बच्चों ये मेरा एरिया है, टोटल एरिया बहुत बड़ा सा, तो इस पूरे बड़े से एरिया का फ्लक्स कितना होगा? E इंटू ए। अभी तक तो यही होगा, लेकिन कहानी बदल जाएगी। कहानी मेरी तब बदलेगी जब मैं इस एरिया को ऐसे रखने की बजाय ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो एक केस में तो मेरा फ्लक्स ये बनता है। अब अगले डायग्राम को अगर मैं देखूं तो मैं बच्चों इसी में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, और मैंने कहा कि जो मेरा एरिया है उसको मैंने ट्विस्ट कर दिया। तो आप लोग पहला वाला डायग्राम ना भी बनाओ तो चलेगा, बट यू मस्ट नोट द सेकेंड डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज E इंटू ए, ठीक, इसका यूज बात करेंगे, E इंटू ए। नाउ यू हैव प्लेस्ड योर एरिया, जो पूरा ऐसे करके रखा हुआ था, मेरा हाथ जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, वो इस तरीके से ऐसे था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, यानी अब जो है ये एरिया थोड़ा और शिफ्ट कर दिया मैंने ऐसे। तो
अब जो इसका एरिया वेक्टर आएगा बच्चों वो इधर आएगा। अगेन एरिया वेक्टर इज अ 2D थिंग, तो सर जरूरी थोड़ी है कि हम एरिया वेक्टर इधर ही ले, हम ये वाला भी तो ले सकते थे। तो बच्चों यस यू कैन टेक, बट मैंने बोला था जो हमारे लिए आसान पड़ेगा हम बोलेंगे। ये मेरे को एक्यूट एंगल दिख रहा है, बड़ी आसानी से मैं इसको थीटा मान करके चीजें सॉल्व कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, मतलब ये एरिया हो गया, इस डायरेक्शन में कौन सी लाइन जा रही है, तो रेड वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा आपका। तो बच्चों थीटा के अलावा होता है ई कॉस थीटा, और ये होगा ई साइन थीटा। यहां तक आपको आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक हो गया ई कॉस थीटा, एक हो गया ई साइन थीटा, सो व्हाट आर द लाइंस, लाइक हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग नॉर्मली, तो नॉर्मल एरिया के अलाउंग आंसर है ई कॉस थीटा। तो बच्चों फ्लक्स क्या हो गया, ई कॉस थीटा इंटू ए। अलग करो, कॉस थीटा उधर ले जाओ, आप इसको लिखोगे सर ये होगा ई ए कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या होता है, आंसर है कि सर ए बी कॉस थीटा होता है ए डॉट बी। तो हम लिखेंगे ई डॉट ए विल बी आवर फ्लक्स, और सबको पता है इस फॉर्मूले को करना है बॉक्स में, क्योंकि आज सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ओके, मिस मत करना। दिस फ्लक्स, फ्लक्स किसका सर? सर ये फ्लक्स है टोटल एरिया का, इतना बड़ा पूरा एरिया। बट व्हाट विल हैपन अगर मैं कहूं छोटा सा एरिया, क्या हो रहा है? हाँ, छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया हो गया डीएस। तो छोटे से एरिया के लिए फॉर स्मॉल एरिया ds, small flux is given by flux is d phi। तो बच्चों d phi क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उतनी ही है डॉट ds। तो व्हाट इज phi, इंटीग्रेट करके यहीं पहुंचेंगे। तो एक ये फॉर्मूला बना d phi इक्वल्स टू e डॉट ds। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। स्मॉल फ्लक्सेस d phi इक्वल्स टू ds, e डॉट ds। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। तो बच्चे इधर 2D फिगर थी, अब बात करते हैं अगर 3D फिगर होगी तो क्या होगा। इस 3D फिगर को मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, अगेन मैं पता एक कॉम्प्लेक्स सी टर्म पहले ही ले लेता हूं, मतलब ये 3D फिगर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा एरिया ऐसे करके घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे करके ऊपर की सरफेस। तो इसका मतलब मेरे को इधर की भी लाइन लेनी पड़ेगी, फिर इधर की भी लेनी पड़ेगी, इधर की भी, इधर की भी, तो सारी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो 3D फिगर जब होता है तो एक इनक्लोज्ड एरिया लिया जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ एक पेरिफेरी होती है, उसको पूरा कवर करा जाता है, हिंदी में उसे परिधि कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू करके घूम करके वहां तक आना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा वहीं तक आ रहे हैं। तो ये तो 2D फिगर के लिए था। सो इन केस ऑफ 3D फिगर, आगे मैं इसी के नीचे, या चलो एक काम करते हैं, यहां कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ये सेगमेंट ऐसे था, फिर ये है, इसके बाद में यहां फॉर 3D फिगर, 3D इनक्लोज्ड फिगर, फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स भाई, टोटल फ्लक्स बच्चों फाई होता है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई का। इससे आसान क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन डी फाई का। मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें बहुत आसान है अगर थोड़ी सी बेसिक समझ जाए यहां पर। तो बच्चों फाई है इंटीग्रेशन डी फाई का, तो तुरंत सारी कहानी लिखते हैं, खत्म करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में मैंने देखो क्या लगाया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो इसे ना यहां पर मैं सरफेस के अलाउ इंटीग्रेट करूंगा, सरफेस। अब सरफेस के अलाउ क्यों, ताकि हमारा पूरा एक पेरिफेरी हो जाए, पूरा एक रीजन कवर हो जाए। हम लोग एक 3D फिगर के लिए फ्लक्स लिख रहे हैं, तो 3D फिगर में कभी भी कोई साइड या कोई एरिया या कोई रीजन छूटता नहीं है।
मैं आसान वाला लेता हूं, ये आसान है बच्चों। इसका अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो मैं कहूंगा भैया 1 साइड का कितना है, 2 साइड का कितना है, 3 साइड का कितना है, 4 मेरी तरफ वाला, 5 ऊपर वाला और 6 नीचे वाला। तो ये 6 साइड का फ्लक्स निकाल के मेरे को जोड़ देना है। मैंने छोड़ा तो नहीं ना कुछ भी। अगर मैं 6ठी साइड छोड़ दूंगा तो वो इनक्लोज्ड नहीं होगा बच्चों। तो इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब, जरा इस बात को समझना, हाँ, इस इंटीग्रेशन का मतलब, नॉट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, नॉट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, या वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई, नॉट अप्लाई इंटीग्रेशन फॉर्मूला। यानी मैं यहां पर कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ये होता था, है ना। तो अगर मैं इसको इनक्लोज कर दूंगा तो इनक्लोज करने पर सरफेस एरिया लिखा जाएगा। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स सरफेस एरिया। समझे बच्चों? सरफेस एरिया। मैं इसको प्रॉपरली एक बार डिस्कस करूंगा, बट पहले जरा आखिरी लाइन में मैं एक फॉर्मूला देता हूं, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारा सार है। फाई इक्वल्स टू सरफेस ई डॉट ds। तो बच्चों लिखा मैंने बहुत ही नीचे है, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो। अलग कलर से मैंने इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार मैं इसी को यूज करता हूं। फ्लक्स के बाद हम लोग गॉस थ्योरम में उसकी एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे, मैं फिर से यही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं बार बार यही फॉर्मूला यूज करूंगा। यानी चैप्टर 1 में अगर कुछ बचा है तो ये फॉर्मूला था जो मैंने पढ़ा दिया, अब मैं इसी फॉर्मूले को बार बार रख लूंगा, ऐसे समझिए, और कुछ भी नहीं है चैप्टर 1 में। ठीक, बाकी आप सब लोग सीख चुके हो। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग यहां तक इसको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम में। ठीक है, ओके ओके बच्चों। तो अब हमारी हेडिंग है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, पहले वो देखते हैं, फिर हम लोग इसको पीछे से रिलेट करेंगे। हालांकि गॉस लॉ सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोलता है क्या होगा। तो गॉस लॉ इट स्टेट्स दैट net electric flux linked with an enclosed surface is 1 upon epsilon naught times total charge present, which is enclosed, total charge enclosed by that surface। देखो कितना आसान है। गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी, ये मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे एरिया को आप लेकर के इंटीग्रेट करो, जैसे छोटा सा एरिया लो फिर छोटा सा लो, तो 3D सरफेस में सारे एरिया जोड़ करके इंटीग्रेशन करते रहो। अच्छा, इंटीग्रेशन हालांकि वो सरफेस एरिया था तो वो करते रहो, तो वो कठिन है। गॉस जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इनके नाम पर आपको शायद पता नहीं होगा, मैं एक बात बताता हूं, इनके नाम पर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। यानी सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत भारी भरकम साइंटिस्ट है, भारी नाम के साथ। तो सर गॉस ने ये कहा कि क्यों इतनी कैलकुलेशन करते हो यार, सीधा लिखो, तुम्हारा फ्लक्स होगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना। इनक्लोज्ड सरफेस जो है वो पॉइंट चार्ज को भी इनक्लोज कर सकती है, नॉन पॉइंट चार्ज को भी इनक्लोज कर सकती है। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या थी? एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो सर ये क्या कहता है गॉस सर क्या कहते हैं? हमारे गॉस जो सर है इन्होंने बोला कि ये पॉइंट चार्ज एज वेल एज नॉन पॉइंट चार्ज एज वेल एज दुनिया भर के चार्ज सर्कल इंक्लूड करेगी। ठीक, सबकी वजह से फील्ड निकालेगी। अब जो जिस पॉइंट पे फील्ड निकलेगी
वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से फील्ड निकल रही है, नहीं। गॉस लॉ ये कहता है जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बाय यूजिंग गॉस लॉ, आप उस पॉइंट पे उसके अंदर और बाहर सारे चार्जेस जो प्रेजेंट थे उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि अगर एक इनक्लोज्ड सरफेस लिया, बताता हूं ये मैं दोबारा, एक इनक्लोज्ड सरफेस लिया और उसके सेंटर पे कहीं पर भी एक चार्ज रखा है Q, तो मान लो Q1, Q2, Q3, तो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इसको इन्होंने बोला, तो गॉसियन सरफेस क्या होगी? आपसे पूछा गया कि सर E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या E मत मानो इसे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप कैसे भी गॉसियन सरफेस मान सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको सिमेट्री जिसमें मिलती है, आपको जिसका सरफेस एरिया याद है, आप वो फिगर लगाओ। जरूरी थोड़ी है कि आप यहाँ पे ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा कुछ भी डायग्राम बना दोगे और बोलोगे सर उसका निकालेंगे, नहीं, वैसे नहीं करना। हाँ, तो गॉसियन सरफेस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए गॉस लॉ ये कहता है कि सर जो हमारा फ्लक्स होगा ना, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स होगा। लेकिन अगर Q4 बाहर है तो 4 चार्जेस का है, तो बच्चों फ्लक्स तो यही होगा। लेकिन जब मैं फ्लक्स को यहां से हटा करके लिखूंगा कि दैट इट इज E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन, अब मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों चार्जेस तो अंदर वाले लिए जाएंगे, लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस फील्ड इज ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस। तो बच्चों ये हमारा जेईई में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कि जो आपने P पर फील्ड निकाली, उसमें गॉस लॉ तो कहता है कि 3 अंदर के चार्जेस लो, बाहर का मत लो, ठीक। लेकिन जो क्या फील्ड निकाली, क्या वो चारों चार्जेस की वजह से है या 3 की वजह से है? तो आंसर है कि सर ये हमारे चारों चार्जेस की वजह से है। ऐसे ही थोड़ी हम लोग छोटे मोटे में ये बोले कि जो चार्ज ले रहे हैं उसी की वजह से, नहीं। इसीलिए गॉस लॉ हमारा बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो एक काइंड ऑफ एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ थिंग हुई जो जेईई में पूछी गई थी, और यही चीज आपके नीट के एग्जाम में भी असर्शन रीजनिंग में पूछी जाती है, जिसमें रीजन में असर्शन में वो असर्शन नहीं बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 चार्जेस की वजह से है। तो बच्चों उसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग गलती मत करना बच्चे की भी जनरली यहाँ पर गलती करते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, अब जेईई और नीट की तो बात हुई, वापस आते हैं अपने सीबीएसई पे, और अब बात करते हैं सीबीएसई पे। और उसका एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है फ्लक्स ड्यू टू डायपोल कितना होता है? क्वेश्चन है कैलकुलेट करो फ्लक्स ड्यू टू डायपोल कितना होता है। तो बच्चों डायपोल क्या हुआ हमारा? डायपोल हुआ माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, याद है ना, ए और बी। तो इसको स्फीयर के अंदर अगर मैंने ये रखा हुआ है, तो बताओ ये स्फीयर का, अच्छा बच्चों जरूरी नहीं है स्फीयर हो, हाँ, एक क्यूबॉइड हो सकता है, एम्प्टी क्यूबॉइड जिसके अंदर दो मतलब एक डायपोल रखा है, 2 चार्जेस रखे हैं। अच्छा, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कॉनिकल शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है, व्हाटएवर। लेकिन जो मेरा फ्लक्स होगा ना, वो निकालना बहुत आसान है। वो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम लोग। वो आसान तरीका क्या है? वो आसान तरीका है कि सर हमारा फ्लक्स होगा 0, एंड व्हाई दिस इज सो, फ्लक्स होगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया? ठीक, डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फाई इज 0। अंडरस्टूड? सो दिस क्वेश्चन इज फ्लक्स निकालो डायपोल का, तो प्रॉपर वर्ड में आप लिख सकते हैं। हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। यहां तक आई बात समझ में? मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं गॉस लॉ बताता हूं। तो गॉस लॉ में क्या पूछा जाता है? आपका क्वेश्चन है
स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो बच्चों अब क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, उसको भी मिटा रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है कि फ्लक्स 1/ε0 होता है, चार्ज अंदर वाले लिए जाएंगे। ये आपको यहां से जरूर समझ में आ गया होगा कि अंदर वाले चार्जेस की कहानी है ना। अब देखो आगे क्या है, आगे प्रूफ की बात करते हैं। तो सर प्रूफ के लिए फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो बच्चों, और फ्लक्स की डेफिनेशन से आप आगे बढ़ो और फ्लक्स की डेफिनेशन से प्रूफ कर दो कि दैट फाई इज Q/ε0। ओके, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए कोई और हमें लॉ चाहिए, है ना। तो जो हमारा दूसरा लॉ है वो है कूलम्स लॉ। तो अब इस हेडिंग के दो नाम, ये दो तरीके से आते हैं एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, या प्रूफ गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो हमारे पास तरीका यही है, हम गॉस लॉ को कूलम्स लॉ की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जरा कंसिडरेशंस आप लोग देखना मेरी, और फिर आगे देखते हैं। ओके, नाउ सी प्रूफ। कंसिडर, बच्चों मैं कंसिडरेशन सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। हाँ, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड एट O। ठीक है, पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट O। कंसिडर अनदर चार्ज Q0 प्लेस्ड R distance away from charge Q. ठीक, for enclosing Q, consider a spherical Gaussian surface, center O and radius R. ठीक, यहां तक आ रहा है समझ में। तो इतनी कंसिडरेशन के बाद हमें लिखना है कंसिडर small segment, small area ds on the sphere shown in figure। तो बच्चों एक छोटा सा एरिया माना ds, और ये पता है एरिया कैसे होगा। अच्छा, एक स्फेयर आप इमेजिन करो, वो स्फेयर हॉलो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं फुटबॉल, आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे फुटबॉल के साथ, है ना। तो अब अगर मैंने बोला बच्चों फुटबॉल, तो फुटबॉल में आपने देखा है बहुत सारे पैचेस होते हैं, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, और वो सारे पैचेस सिल करके फुटबॉल का आउटर कवर बनता है। तो मैंने एक छोटा सा पैच ले लिया, हालांकि बच्चों वो पैच भी बहुत बड़ा होता है, मैंने बिल्कुल ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ds लिया। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और बाहर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर। ये तो आप लोग समझ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, यानी काली वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा खुद ही। इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। हाँ, तो आपने क्या कंसीडर स्मॉल एरिया ds स्फीयर के ऊपर शोन इन फिगर, तो उसका फ्लक्स क्या होगा। सो देयरफॉर small flux linked with it is phi d phi बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E dot ds। what is your E? according to Coulomb's law, electric field is F upon Q naught, which is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ये सब बच्चों को याद होगा। और बच्चों ये रिलेशन हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था। अब इस पे वेक्टर का साइन लगा दो, कोई समस्या नहीं है, बिकॉज E डॉट ds जो आएगा, E डॉट ds, तो E और ds की डायरेक्शन सेम है। सेम मतलब पैरेलल है, पैरेलल मतलब cos 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा, 1 अपॉन, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं बच्चों, पहले क्लोज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ds और cos 0। फिर उसके साथ फर्दर ये ब्रैकेट अलग है अकॉर्डिंग टू ये बाय कूलम्स लॉ।
समझे बच्चों? तो बाई कूलम्स लॉ ये आया। तो बच्चों यहां पर देखो ds का इंटीग्रेशन करना है। फुटबॉल पे एक छोटा सा पैच मैंने आपको कहा था, मानो ऐसे सारे पैच जोड़ोगे तो फुटबॉल का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या कांस्टेंट है, पहले तो मैं जरा उसको बाहर निकालूं, फिर आगे की कहानी लिखूंगा। तो ये डी फाई का स्मॉल फ्लक्स होगा ई डॉट ds। अगली लाइन में लिखेंगे देन टोटल फ्लक्स, ये होगा फाई, ये होगा इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स लिखा है मैंने अगली लाइन में, यहां पर ये नहीं आना था, यहां पर आपका यही रहेगा ई डॉट ds। फिर टोटल फ्लक्स फाई बराबर दिस। अब अगर आप यहां से देखोगे क्या कांस्टेंट है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन, आई मीन सरफेस इंटीग्रेशन किसका, ds का, सरफेस इंटीग्रेशन ds का। तो ds सरफेस एरिया स्फीयर का। तो कितने बच्चों को सरफेस एरिया स्फीयर का पता है, बताओ जरा एक बार। तो स्फीयर का सरफेस एरिया यहां लिखेंगे बच्चों। मैं अगला सेगमेंट यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, उसके बाद यहां लिखा, इसके बाद यहां लिखा हुआ है। तो बच्चों एलएचएस में है फ्लक्स, आरएचएस में आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ साथ नोट करते हुए चलना, q अपॉन r स्क्वायर, उसके बाद डी फाई ds, फाई ds, इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। यहां पे सिमिलर टर्म कैंसिल करो, 4 पाई से 4 पाई खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, क्या बचा, फाई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये q कौन सा था, स्फीयर के अंदर था ना, तो बच्चों इसमें q ENC लगा दो और नीचे लिख दो हेंस प्रूव्ड। आपको पूरा लिख देना। तो यहां तक हमारा प्रूफ होता है गॉस थ्योरम। हमारी हेडिंग थी स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों स्टेटमेंट थी 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। प्रूफ के लिए अच्छा स्टेटमेंट के साथ आपको रेड वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर प्रूफ के लिए कंसीडरेशन के साथ इंक्लूडिंग दिस डायग्राम, यहां से कहानी चली हेंस प्रूफ। ये 3 लाइन है, उसके नीचे है। आप लोग समझ गए, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अगली क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय।